तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जनरल आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हमारा पहला सवाल दिया गया है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। यह दिन 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय नौसेना की सफलता की याद में मनाया जाता है। देखो, 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन ट्राइजेंट शुरू किया गया था और इसमें ऑपरेशन में कराची बंदरगाह को भारी नुकसान भी पहुंचाया गया था। भारतीय नौसेना देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है और हर वर्ष नौसेना की शक्ति और उपलब्धि का प्रदर्शन भी किया जाता है। अगला सवाल दोस्तों हमारे यहाँ पर पूछा गया है कि 2025 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा भारत के लिए कौन सा इनिशिएटिव शुरू किया गया था। तो ग्लोबल इंडिया डायलॉग से शुरू किया गया था और यह विश्व आर्थिक मंच ने शुरू किया था। इसका उद्देश्य भारत के वैश्विक सहयोग को बढ़ाना है। इसमें अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी और निवेश पर चर्चा हुई थी और यह भारत की वैश्विक भूमिका मजबूत करता है और इससे अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को बढ़ावा मिलता है। अगला सवाल है, किस मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है और इसकी जो जल धारण शक्ति होती है वो सर्वाधिक होती है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसमें नमी लंबे समय तक बनी रहती है। यह लार्वा चट्टानों से बनी हुई होती है और महाराष्ट्र और गुजरात में सर्वाधिक पाई जाती है और इसमें आयरन और मैग्नीशियम की अधिकता भी पाई जाती है। अगला सवाल है, 2025 का इंटरनेशनल गोया अवार्ड किसे मिला था। तो रिचर्ड गियर को मिला था। देखो, रिचर्ड गियर प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता है। उन्हें सिनेमा में योगदान के लिए सम्मान भी मिला था और गोया अवार्ड स्पेन का प्रमुख फिल्म पुरस्कार है और यह स्पेनिश फिल्म अकादमी द्वारा जारी किया गया था। इसे फिल्म जगत का प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। अगला सवाल है, जुडिशियल रिव्यू के बाद असंवैधानिक घोषित कानून क्या हो जाता है। तो नल एंड वॉइड हो जाता है। देखो, न्यायपालिका कानून की संवैधानिकता की जांच करती है। असंवैधानिक पाए जाने पर कानून अमान्य हो जाता है और इसे नल एंड वाइड कहा जाता है। यह शक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को प्राप्त होती है और भारतीय संविधान मूल ढांचा को सुरक्षित रखती है। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पूछा गया, किस संशोधन द्वारा पर्यावरण संरक्षण को संविधान में जोड़ा गया। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसे मिनी संविधान कहा जाता है। अनुच्छेद 48A भी जोड़ा गया है। नागरिक का कर्तव्य अनुच्छेद 51A में शामिल हुआ है और इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना था और आपातकाल के दौरान भी पारित हुआ था। अगला सवाल है, एक्सरसाइज साइक्लोन किन दो देशों के बीच होता है। तो ये भारत और मिस्र के बीच होता है। देखो, ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका उद्देश्य आतंकवाद विरोध प्रशिक्षण देना है और दोनों सेनाओं की सेनाएं इसमें भाग लेती है और इससे रक्षा सहयोग मजबूत होता है। दो देशों की सेनाएं इसमें भाग भी लेती है और इसका रक्षा सहयोग मजबूत होता है और अभ्यास में आधुनिक युद्ध तकनीकी इसमें सिखाई जाती है। अगला सवाल है, भारत में सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स को क्या कहते हैं। तो मानसून कहा जाता है। देखो, मानसून भारत की जलवायु का मुख्य भाग है। हवाएं मौसम के साथ दिशा बदलती है और दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा लाता है। उसका कृषि मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर है और भारत में जून से सितंबर तक वर्षा होती है। अगला सवाल है, डेजर्ट नेशनल पार्क किस लुप्तप्राय पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए प्रसिद्ध। देखो, ये राजस्थान में स्थित है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अत्यंत दुर्लभ पक्षी है और इसे गोडावण भी कहा जाता है। यह भारतीय का महत्वपूर्ण संरक्षित पक्षी है। इसके संरक्षण के लिए विशेष योजनाएं भी चल रही है। अगला सवाल है, आर्टिकल 31B मुख्य रूप से किस संबंधित है। तो यह लैंड रिमार्क लॉज से संबंधित है। यह संविधान की 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। इसमें रखे गए कानून न्यायिक समीक्षा को सुरक्षित रखते हैं। भूमि सुधार कानून की रक्षा के लिए जोड़ा गया है और पहला संविधान संशोधन 1981 में आया था। 1951 में आया था और इसका उद्देश्य जमींदारी उन्मूलन था। अगला सवाल है, उत्तरी मैदान का सबसे उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है। तो उत्तरी मैदान का जो सबसे उपजाऊ क्षेत्र है वह खादर है। देखो, खादर नई जलोढ़ मिट्टी होती है। यह नदियों द्वारा हर वर्ष लाई जाती है और इसमें पोषक तत्व अधिक होते हैं। यह खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है और गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में यह पाई जाती है। अगला सवाल है, भारतीय रेलवे किस क्षेत्र का उदाहरण है। तो ये पब्लिक सेक्टर का उदाहरण है। देखो, इसका स्वामित्व सरकार के पास होता है। यह भारत का सबसे बड़ा परिवहन नेटवर्क है और रेलवे रोजगार का बड़ा स्रोत भी है। इसका संचालन रेल मंत्रालय करता है और यह सार्वजनिक सेवा प्रदान करता है। अगला सवाल है, महायान संप्रदाय के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है दोस्तों। तो अश्वघोष को माना जाता है। देखो, अश्वघोष प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान थे। महायान बौद्ध धर्म का प्रमुख संप्रदाय था। इसमें बुद्ध को ईश्वर समान बताया गया और मूर्ति पूजा का प्रचलन इसमें बढ़ा था। संस्कृत भाषा का उपयोग अधिक इसमें हुआ था। अगला सवाल है, नरसिम्हा कमेटी का संबंध किससे है दोस्तों। यह बैंकिंग स्ट्रक्चर रिफॉर्म से संबंधित है। यह समिति 1951 में बनी थी और अध्यक्ष एम नरसिम्हन थे। इसका उद्देश्य बैंकिंग सुधार करना था और एनपीए और पूंजी
पर्याप्तता पर सुझाव दिए गए थे। भारतीय बैंकिंग प्रणाली को आधुनिक भी बनाया गया था। अगला सवाल है, जेवी मावलंकर संविधान सभा की किस कमेटी के अध्यक्ष थे? तो एक कमेटी ऑन फंक्शंस के अध्यक्ष थे। जेवी मावलंकर स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष बने थे। वे संविधान सभा के महत्वपूर्ण सदस्य थे। उन्होंने संसदीय कार्य प्रणाली को मजबूत बनाया था और कमेटी ऑन फंक्शन के अध्यक्ष भी थे। उन्हें संसदीय परंपराओं का जनक माना जाता है। अगला सवाल है, रेपो रेट क्या है दोस्तों? तो आरबीआई द्वारा बैंक को अल्पकालीन ऋण देने की दर रेपो रेट मौद्रिक नीति का हिस्सा है। आरबीआई इसे नियंत्रित करता है। बढ़ने पर ऋण महंगे हो जाते हैं, घटने पर बाजार में धन बढ़ता है और इससे महंगाई नियंत्रित की जाती है। अगला सवाल है, बाबर ने भारत में मुगल शासन की स्थापना कब की थी? तो 1526 में बाबर ने भारत में मुगल शासन की स्थापना की। देखो, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और यह युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध कहलाता है, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और यहीं से मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई थी। और बाबर तैमूर और चंगेज खां का वंशज था। उनकी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी भी काफी प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, भारत का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ था? तो यह तारापुर महाराष्ट्र में हुआ था। 1969 में शुरू किया गया था और यह भारत का पहला परमाणु बिजली घर था। महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित है यह और इससे विद्युत उत्पादन किया जाता है और परमाणु ऊर्जा आयोग इसकी देखरेख करता है। अगला सवाल है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन किस संबंधित है? तो समुद्रगुप्त और अशोक से संबंधित है। देखो, ये प्रयागराज में स्थित है, उत्तर प्रदेश है ना। और मूल स्तंभ अशोक द्वारा बनवाया गया था और बाद में समुद्रगुप्त की प्रसिद्धि लिखी गई थी और हरिश्चंद्र ने प्रशस्ति लिखी थी। इसे गुप्त इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत भी माना जाता है। अगला सवाल है, तीसरा 5 ईयर प्लान किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में आया था। ये योजना 1961 से 66 तक चली थी। इसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता था और कृषि और उद्योग दोनों पर जोर दिया गया था इसमें। और चीन और पाकिस्तान युद्ध से योजना प्रभावित हुई थी। योजना अपने लक्ष्य पूरे नहीं कर सकी थी। अगला सवाल, 2026 प्रिंसिपल के बाद महाराष्ट्र के गवर्नर कौन बने थे? तो जीसुदेव वर्मा बने थे। वे भारतीय राजनेता है। इससे पहले वो तेलंगाना के राज्यपाल थे और राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं। ये तो आप जानते हो, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। इतनी बात का आप ध्यान रखना। अगला सवाल है, कुणबी डांस किस राज्य में होता है दोस्तों? तो गोवा राज्य में होता है। गोवा का पारंपरिक लोक नृत्य है। कुणबी जनजाति द्वारा किया जाता है। कृषि और उत्सवों को इनमें प्रदर्शन होता है। इसमें कृषि और उत्सव में इसका प्रदर्शन काफी होता है। महिलाएं रंगीन पोशाक भी पहनती है इसमें और यह गोवा का सांस्कृतिक पहचान दर्शाता है। अगला सवाल है, स्वीट पी में ट्रेंडिल्स किसका रूपांतरण है? तो ये लीफलेट्स का है। देखो, जो टेंडिल्स पौधों को सहारा देता है। स्वीट पी में ये पत्ती के भाग से बनता है और चढ़ने वाले पौधे में पाए जाते हैं। इनमें स्पार्शनुवर्तन होता है, इसमें पौधे ऊपर चढ़ जाते हैं। अगला सवाल है, कसकटा किसका उदाहरण है दोस्तों? तो जो पैरासाइट का उदाहरण। देखो, कसकटा को अमरबेल भी कहा जाता है। देखिए, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, दूसरे पौधे से भोजन लेता है और परजीवी पौधा कहते हैं और इसकी जड़ें विकसित नहीं होती है। इस बात का भी आप ध्यान रखना। अगला सवाल है,